हाय गाइस, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि आज की वीडियो मेरी स्पेशली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेना है स्टडी इन जर्मनी के अंदर। सबसे पहला टॉपिक मेरा स्टडी इन जर्मनी ही चल रहा है कुछ दिनों में। जब ये कुछ वीडियोस में ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर किसी और कंट्री की तरफ चलेंगे। सारा आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, जैसे कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि स्टडी इन जर्मनी के बारे में हमने बात शुरू की हुई है, तो ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो अ, आप लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरह से लिया जाता है, किस तरह की यूनिवर्सिटी होती है, किस तरह से यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, किस तरह आप लोगों ने एडमिशन लेना है, अपने रिजल्ट्स कैसे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों को जो हर हर वीडियो में बताता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके साथ धोखा होता है। तो मैं हर वीडियो में मेरा सबसे पहला पैगाम यही होता है कि आप लोग एजेंट से बचें। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद फिर हम वीडियो की तरफ जाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी जैसे कहा था, आज भी वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को हर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ऐसी चीज़ के। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को हमेशा पैगाम देता होता हूँ वो यही होता है कि आप लोगों ने एजेंट से किस तरह से बचना है। एजेंट्स के पास ना जाना, कभी भी नहीं जाना। ये एजेंट्स जो होते हैं ख़ास करके हमारे पाकिस्तान और इंडिया और इस तरह की कंट्रीज़ में ज़्यादातर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। बिला वजह पैसे आप लोगों से लेते हैं। फ़र्ज़ करें वो आप लोगों का वीज़ा लगवा भी दें, लेकिन वो जितने पैसे लेके आप लोगों का वीज़ा लगवाते हैं उतने पैसों से आप कई और काम कर सकते हो जो कि आप लोग बिला वजह उनको देते हो। आप अपने वो सारी एबिलिटीज़ आपकी होती हैं जो वो यूज़ करके आपका ही एडमिशन करवाते हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप लोग इन चीज़ों को समझें किस तरह से एडमिशन लेना और क्या करना है। अगर आप लोगों को किसी एजेंट की ज़रूरत है तो भाई से इन्फॉर्मेशन लें। मुझे आप लोग कमेंट में पूछें। मैं आप लोगों को आज डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप करें, आप मुझसे क्वेश्चन करें, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो बात ये है कि आप लोगों को, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि एजेंट्स के पास आप लोग जाएँगे तो आप लोग अपनी गलती करेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि आप लोगों को पता है ये कितने लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जब वीज़े का टाइम होता है, जब वीज़ा का इंटरव्यू होता है। ये रोज़ पता नहीं कितने हज़ार लोगों का, कितने 100 लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो वो कितने तेज़ होते होंगे, उनको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, वो हर चीज़ आप लोगों में से निकाल लेते हैं। इनको पता चल जाता है, आपकी फ़ाइल से ही पता चल जाता है कि ये फ़ाइल आप लोगों की बनाई हुई है या किसी एजेंट की बनाई हुई है। मैं छोटा-सा आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम 2 दोस्त इकट्ठे गए थे इंटरव्यू देने। एक मैं था और एक दोस्त ऐसे ही, मतलब दोस्त बन गया था जिसका खुद का भी इंटरव्यू था और हम दोनों इकट्ठे थे। वो एजेंट, मैंने शायद आप लोगों को याद है पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से इस बारे में बात भी की थी कि एक दोस्त के एजेंट होने होने की वजह से उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। मैं आपको उसकी स्टोरी बता रहा हूँ आज। हम दोनों इकट्ठे गए, इंटरव्यू देने चले गए। उसकी फ़ाइल वेल एस्टेब्लिश्ड फ़ाइल थी। हर चीज़ उसके अंदर बड़ी मेंटेन की हुई थी, बड़े तरीके से। ऐसे स्टोरी सारी उसकी हर चीज़ बिल्कुल ओके थी। क्योंकि उसको एक एजेंट ने बताया हुआ था किस तरीके से सारा कुछ करना है। अब मैं इसको मिस्टेक्स नहीं कहूँगा कि आप मिस्टेक्स करते हैं तो आप लोगों के वीज़े की रेशो बढ़ती है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो उसके अंदर आप लोगों के ढूँढते हैं, जिससे वो पता करते हैं इसका एजेंट है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। फिर जब आप कहते हैं कि मेरा एजेंट नहीं है, हालाँकि आपका किसी एजेंट ने काम किया था, उनको पता होता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। तो उनको पता चल जाता है इस चीज़ का। तो आप लोग जितना मर्ज़ी रेज़िस्ट करें इस बात पे, लेकिन उनको पता होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई एजेंट है। क्या हुआ,
मैं भी वीज़ा अप्लाई करने गया, वो भी वीज़ा अप्लाई करने गया, इंटरव्यू था हमारा। इंटरव्यू वाले दिन जब मुझसे क्वेश्चनिंग की गई, मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा कि अपनी फ़ाइल आपकी गलत लगी हुई है, आप अपनी फ़ाइल को दोबारा रीशेड्यूल करें, हम आपको एक लिस्ट देते हैं, इस लिस्ट के मुताबिक अपनी फ़ाइल लगा के लाएँ। मतलब कौन-सा सर्टिफ़िकेट कितने नंबर पे, कौन-सा कितने पे, इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको बना के लाएँ। मैं चला गया, पहले क्योंकि मेरा गलत बना हुआ था, तो मैं मुझे दोबारा उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया, उन्होंने कहा बाहर बैठें और अपनी फ़ाइल को दोबारा आप जो है वो रीअरेंज करें और उसके बाद आप आपको दोबारा कॉल देंगे। मैं दूसरी दफ़ा 10 मिनट के अंदर मैंने रीअरेंज की, करके मैं लेके गया, फ़ाइल मेरी फिर सही रीअरेंज नहीं हुई थी, फिर डॉक्यूमेंट्स ऊपर-नीचे थे। उन्होंने मुझे दूसरी दफ़ा दोबारा भेजा और मुझे कहते हैं आप लोगों की अब अगर फ़ाइल आपकी गलत अरेंज हुई ना, तो हमने आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करना। वो सिर्फ़ एक धमकी थी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अब देखें जिसने इतनी स्ट्रगल करके सारा कुछ कर लिया, एडमिशन ले लिया, वीज़ा का इंटरव्यू तैयार कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अब इतनी छोटी-सी गलती से वो रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। लेकिन वो सिर्फ़ सख्ती करके देख रहे थे कि मैं क्या हूँ? मैं किसी एजेंट का तैयार किया हुआ हूँ या वैसे ही हूँ? तो मैंने कहा जी सर मैं करके लाता हूँ। मैं फिर 10 मिनट का टाइम लेके गया, मैं दोबारा वहाँ पे गया, फ़ाइल ठीक थी अब, लेकिन फिर भी एक आधा डॉक्यूमेंट आगे-पीछे था। उन्होंने जो कि खुद अपने हाथ से उन्होंने कहा ये देखें इसका नंबर ये था, आपने ये नहीं लगाया, चले हम कर देते हैं कोई, बाद में वो सॉफ्ट हो गए मेरे साथ। अब जब मैं इंटरव्यू दे के निकला, मेरा दोस्त भी निकला इंटरव्यू दे के, हम दोबारा वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई बाहर पार्क में। मैंने उससे पूछा, मुझे कहता बहुत अच्छा हुआ है, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़ाइल भी बड़ी अच्छी हुई हुई थी, तो मैं डर गया। उसका बड़ा अच्छा हुआ और मैं सोच रहा था कि मेरे साथ ये काम हो गया है कि 2 दफ़ा मैंने उनको नाराज़ कर दिया, तो हो सकता है मेरे साथ खराबी हो। वो बड़ा खुश था और मैं बहुत परेशान था। लेकिन उसके जब 2 महीनों बाद, डेढ़ सॉरी 2 महीनों का कह रहा हूँ, उसके जब 3 या 4 दिन, 5 दिन बाद जब वीज़े की कॉल आती है, तो मुझे वीज़े की कॉल आ गई, उसको वीज़े की कॉल नहीं आई। मुझे कॉल इस तरह से आई थी, मुझे उन्होंने कहा था कि आप अपना वो लाएँ, क्या कहते हैं उसको, पुलिस सर्टिफ़िकेट अपना दोबारा लाएँ। तो उससे पता चल गया था मेरा वीज़ा लग गया है। क्योंकि ये इस तरह का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट माँगते हैं जिससे शो करवा देते हैं कि हमने आपका वीज़ा एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन उसके साथ क्या स्टोरी हुई, उसके साथ ये हुआ कि उसको इन्फॉर्मेशन ही ना आई। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसने वेट किया, वेट करके उसने दोबारा राब्ता करने की कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं। काफ़ी दिनों के बाद पता चला जी उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्शन की जो वैसे वजह नहीं बताते होते, लेकिन थोड़ा हमें उसकी बातों से पता चल गया और हमें उनके वीज़ा जब वो रिजेक्ट करते हैं, हमें खुद पता होता है हमारे में क्या गलती हुई है हमसे। उसकी गलती यही थी कि उसका वेल एस्टेब्लिश्ड उसकी फ़ाइल थी, बड़े अच्छे तरीके से अरेंज की हुई थी। उसकी फ़ाइल इतनी अच्छी अरेंज थी जिस वज़ह से उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ये सीन हुआ था। हालाँकि मैं समझ रहा था मेरा वीज़ा रिजेक्ट होगा, लेकिन मेरी छोटी-छोटी गलतियों से उनको पता चला इसके पीछे एजेंट कोई नहीं है। इसने खुद किया है सारा कुछ। इसने खुद अपनी स्टोरी लिखी है। इसने खुद अपना सारा कुछ किया है। इसने खुद अपनी फ़ाइल बनाई है। इस वज़ह से उनको पता था। लेकिन जब एजेंट आपकी फ़ाइल बनाते हैं, जब एजेंट आपको बताते हैं किस तरह से फ़ाइल बनानी है, उनको पता चल जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला मामला होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसके अंदर। छोटी-छोटी, छोटी-छोटी कोई न कोई गलती उसके अंदर होनी ज़रूरी है और मैं आपको ये बात बताऊँ करनी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी पूरी तैयारी करके जाएँ। जो तैयारी एजेंट करवाता है और जो आप करते हैं, उसमें फ़र्क ही सिर्फ़ इतना होता है कि आप लोग कोई ना कोई छोटी-छोटी, छोटी-छोटी मिस्टेक जो उनको बुरा नहीं मनाते जिसकी, लेकिन वो समझ जाते हैं कि इसका एजेंट कोई नहीं है। वो उसके अंदर खुद ही शामिल होती हैं। आप जितनी मर्ज़ी हिम्मत से, मेहनत से काम कर लो, छोटी-मोटी चीज़ होती है जिससे उनको पता चल जाता है कि इसका एजेंट कोई। तो ये जी डिफ़रेंस है। थोड़ी लंबी हो गई है बात, हालाँकि ये मुझे शॉर्ट करके करनी चाहिए थी। चलें, फिर भी आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मैं आज को आपको बता रहा हूँ, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर शामिल है। मेरा फ़ोन नंबर उसके अंदर है और वैसे भी आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। बात ये थी कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे किस तरह से एडमिशन लेते हैं और किस तरह की यूनिवर्सिटी कैसे। 2 किस्म की स यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ, एक है पब्लिक यूनिवर्सिटी और एक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं जी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उनको यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हम कहते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आपको पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, कितना एडमिशन लेती हैं, आईएलटीएस का क्या रिज़ल्ट होता है, स्टडी में गैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या किस तरह से। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में
वो ये है कि आप लोग कभी भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को एक्सेस नहीं कर सकते। कभी भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। कोई ना कोई मीडियम अदारा होता है दरमियान में। इनके जर्मनी के 2 मीडियम अदारे हैं, एक का नाम है डार्ट और एक का नाम है यूनी असिस्ट। इन दोनों में से आप लोगों को डार्ट जो होता है वो मीडियम अदारा नहीं है वैसे। डार्ट होता है किसी भी मतलब के यूनिवर्सिटी को रजिस्टर करने का, इनका एक गवर्नमेंट का अदारा है जो जिसमें मतलब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी डार्ट के अंदर आती है या नहीं। कई यूनिवर्सिटियां जो डार्ट के अंदर नहीं आती वो यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के लिए नहीं है, वो 2 नंबर भी हो सकती हैं, धोखा भी हो सकता है। कोई भी यूनिवर्सिटी इनकी जो है वो अगर लीगल यूनिवर्सिटी होगी तो डार्ट के अंदर उसका नाम ज़रूर होगा। तो डार्ट की लिस्ट आप ज़रूर चेक करें, ज़रूर देखें, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यूनी असिस्ट क्या होता है? यूनी असिस्ट वो ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों को किसी भी मैंने पहले कहा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले सकते। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्टोरी कुछ और है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यूनी असिस्ट आप लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे यूनी असिस्ट, तो डायरेक्ट वहाँ पे यूनी असिस्ट आ जाएगा। गूगल पे लिखेंगे तो यूनी असिस्ट एक ही मतलब वेबसाइट है गूगल पे, तो आप आ जाएगी। उसके अंदर आप लोगों ने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के आपने खुद उसके अंदर यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आएगी, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, सारा कुछ बहुत ईजी है, 2 मिनट का काम है। अकाउंट बनाएं और उसके अंदर आप यूनिवर्सिटीज़ अपनी देखें कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, किस सिटी में आप जाना चाहते हैं। तो आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में जाएं, यूनिवर्सिटियाँ 1 2 3 सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग जो है वो उसको लीव इट फॉर सम टाइम। वो आप लोगों से कुछ मतलब बाद में ईमेल्स करेंगे, आप लोगों से इंक्वायरी करेंगे सारी। ईमेल में आप लोगों के सर्टिफिकेट की कॉपी मांगेंगे, आप लोगों ने उनको सर्टिफिकेट्स देने हैं। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं एलिजिबल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जर्मनी के अंदर, शायद आपको पता है, जर्मनी के अंदर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान का नहीं माना जाता। 13 ईयर ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने 12 ईयर ऑफ एजुकेशन की हुई है तो 1 साल की आप लोगों को और कोर्स करना पड़ेगा इसके लिए, आप लोगों के यहाँ पहुँचने के लिए। इसके बारे में भी अगर आप कहेंगे तो मैं किसी दिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अभी वीडियो लंबी हो रही है जिस वजह से मुझे इसी बात को कंप्लीट करना है। तो यूनी असिस्ट पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे अगर आपकी 13 ईयर ऑफ एजुकेशन, अगर आप बैचलर में आना चाहते हैं तो। अब ये मैं इसकी स्टोरी बता रहा हूँ। तो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर यूनी असिस्ट अदारा जो है वो आप लोगों की सारी डॉक्यूमेंटेशन देखता है, देखते फिर आपसे पूछता है। तो फिर आपको उस तरीके से वो असिस्ट करता जाता है, आपको करीब लाता जाता है। और आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होते हैं आपको यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट करवा देता है आपका। दूसरा इसके अंदर सॉरी, दूसरा इसके अंदर आइल्स है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप लोगों को आइल्स 7.0 मिनिमम 7.0 बैंड्स होने चाहिए। आप लोगों का रिजल्ट 70%, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, कॉलेज का रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है मिनिमम 70% होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। और स्टडी में गैप नहीं होना चाहिए। स्टडी में गैप, एक होता है स्टडी गैप, एक होता है गैप। गैप होता है कि आपने उस दरमियान में कुछ किया ही नहीं। स्टडी गैप होता है कि आपने स्टडी का गैप नहीं किया, मतलब स्टडी करते करते ही आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया। ये जी पब्लिक यूनिवर्सिटी की स्टोरी है। अब आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर। सॉरी, स्टडी गैप और गैप को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन नहीं किया। गैप नहीं होना, गैप तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, स्टडी गैप भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर। चलें अब आते हैं हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बात, आपको कोई यूनी असिस्ट या डार्ट, ये सब डार्ट देखना पड़ता है। यूनी असिस्ट में आपको नहीं अकाउंट वगैरह नहीं बनाना पड़ता या कुछ नहीं करना पड़ता। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, इंटरनेट पे सर्च करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको एडमिशन देती हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ महंगी होती हैं, आपको बहुत सारी फ़ी पे करनी पड़ती है। यहाँ पे आके सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप लोग अपनी कमाई करें, फिर आप घर नहीं बेच सकते या आप कोई बहुत बड़ी अय्याशी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी की फ़ी हर 6 महीनों बाद आपने देनी होती है, बल्कि यहाँ पे क्वार्टर फ़ी होती है, 3 महीनों बाद आपको फ़ीस आती है। अगर आप चाहें तो उसको 6 मंथ करवा सकते हैं। तो फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अब कंपेयर करें अगर हम आइल्ट्स को, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका आइल्ट्स 7.0 था, इसमें आइल्ट्स आप 6.0 भी कर लें तो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है। दूसरा रिजल्ट्स की अगर बात करें तो उसमें रिजल्ट 70% रिजल्ट हो तो फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है। इसमें आप 60% भी एडमिशन ले लें तो आपको यूनिवर्सिटी
रिज़ल्ट ले लें तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि बैचलर और मास्टर्स में इन दोनों में फ़र्क होता है। सिर्फ़ बैचलर और मास्टर्स का डिफ़रेंस सिर्फ़ इतना ही था जो मैं बताने लगा हूँ। इसके अलावा कोई डिफ़रेंस नहीं था, इसलिए मैंने बैचलर को ज़हन में रख के आपको बताया, क्योंकि ज़्यादातर लोग बैचलर के ही अप्लाई करते हैं यहाँ पे आने के लिए। 12 कंप्लीट करते हैं और साथ ही यहाँ पे आने की कोशिश में लग जाते हैं, तो इस वज़ह से। तो वो ये फ़र्क है कि बैचलर में अगर आप लोग जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी में मैंने बताया 7.0 आइल्स होना चाहिए। तो अगर आप बैचलर में आना चाहते हैं 6.5 भी हो तो कई पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो आपको एडमिशन दे देती हैं। तो इतना मतलब कि मुश्किल नहीं है, इतनी परेशानी की बात नहीं है। आइल्स कोई बड़ा काम नहीं है, आइल्स आम इंसान कर लेता है, कोई इतना मसला नहीं है। दूसरी इसके अंदर गैप, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो गैप वाली बात है, स्टडी गैप और दूसरा गैप, ऊपर मैंने ये बात की थी आप लोगों के पास कि स्टडी गैप नहीं होना चाहिए। स्टडी गैप नहीं है तो इसका मतलब गैप होना ही नहीं चाहिए। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी वाले मामले में तो गैप वाली बात ही खत्म, कि गैप होना ही नहीं चाहिए। कॉन्टिन्यूसली आप स्टडी करते आ रहे हैं, आप आगे स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं की, आप कोई 1 साल 2 साल, आप ज़्यादा ना हो, 4 साल से ज़्यादा ना हो, 3 साल से ज़्यादा ना हो, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल तक का गैप जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में के अंदर ये है, स्टडी गैप आप लोगों का हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। वो किस तरह से अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप जिस फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब वैसे ही कई यूनिवर्सिटियाँ, कई अकेडमीज़, कई कॉलेजेस, खास करके पाकिस्तान में आपको पता है अकेडमीज़ बहुत ज़्यादा है। किसी न किसी अकेडमी से एक छोटा-मोटा सर्टिफिकेट बनवा लें, जो लीगल सर्टिफिकेट, लीगल थोड़े बहुत पैसे लेंगे या किसी भी तरीके से लीगल सर्टिफिकेट बनवा लें कि आपने उसी फील्ड के अंदर वहाँ पे जॉब की हुई है, ये वाला 1 साल 2 साल, अगर आप लोगों ने स्टडी कोई पिछले 1 या 2 साल से नहीं की। तो ये गैप का आप लोग अपना, जब आपको इंटरव्यू देने जाएँगे वो आपसे पूछेंगे आप ये वाले 1-2 साल क्या करते रहे हैं? आप उनको वो सर्टिफिकेट शेयर करें उनके साथ, उनको कहें कि मैं फील्ड के साथ इन टच रहा हूँ। इस वजह से इस टाइम के अंदर वैसे कोई घर में मुश्किलात थी जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका स्टडी को। तो इसलिए मैंने फिर फील्ड नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं साल या 2 साल बाद स्टेबल हो जाऊँगा। उसके बाद जो है वो मैं दोबारा एडमिशन अप्लाई करना है। तो वो 1 या 2 साल का सर्टिफिकेट लगाएँ और साथ में वैलिड रीज़न दें, तो आपको किसी किस्म का कोई भी इश्यू नहीं होगा। जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से होना है, क्या वो माँगते हैं, क्या नहीं मानते। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, जिस वजह से मुझे अब आखिरी एक बात करके वीडियो ख़त्म करनी है। आखिरी बात वही दोबारा एंडिंग में वैसे ही करता होता हूँ, आपको बताता होता हूँ, एजेंट से बचें, प्लीज़ एजेंट से बचें। अब एंड पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।